आपका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। लास्ट क्लास में आपने डायबिटिक और एडियाबेटिक प्रक्रिया के द्वारा तापमान में होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास किया। आपने यह भी देखा कि किस प्रकार से वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा का मापन निरपेक्ष और विशिष्ट आर्द्रता के द्वारा किया जा सकता है, और आपने यह भी समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सापेक्ष आर्द्रता में होने वाली वृद्धि के कारण जब वायु संतृप्त होती है तो न केवल संघनन के द्वारा जलवाष्प का जल के बूंदों या हिम के कणों में परिवर्तन होता है, बल्कि बादलों के बनने पर जहां वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है वहीं पर डायबिटिक प्रक्रिया के कारण तापमान में होने वाली कमी के साथ जब सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है तो संघनन के कारण कोहरे के निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं। डायबिटिक और एडियाबेटिक प्रक्रिया के साथ वायुमंडलीय आर्द्रता से संबंधित मौलिक संकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के माध्यम से आपको थर्मल लैप्स रेट यानी ताप ह्रास दर के बारे में समझना है। इस टॉपिक से शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है और थर्मल लैप्स रेट का अध्ययन करने के बाद आप यह समझने की स्थिति में आ जाएंगे कि किस प्रकार वायुमंडल में अस्थिरता या स्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले अगर इस टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स आता है तो आपको लैप्स रेट यानी ताप ह्रास दर के मीनिंग को स्पष्ट करना होगा। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि तापमान में एक निश्चित दर से आने वाली कमी को ही ताप ह्रास दर कहते हैं। लैप्स रेट का मतलब ही है कमी का दर, यानी एक निश्चित दर से अगर तापमान में कमी आती है और उस कमी का संबंध कहीं ना कहीं वायुमंडल से हो तो उसके लिए हमें थर्मल लैप्स रेट को समझना आवश्यक हो जाता है। तापमान में कमी कई प्रकार से होती है। उसके अंतर्गत आपको पहले यह देखना है कि शांत वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में किस प्रकार से कमी आती है, जिसका संबंध नॉर्मल लैप्स रेट से है। साथ में आपको यह भी समझना है कि एडियाबेटिक लैप्स रेट यानी रुद्धोष्म ताप ह्रास दर के अंतर्गत ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट में क्या डिफरेंस है, कब एडियाबेटिक प्रक्रिया के द्वारा तापमान में कमी आती है और ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे कि ड्राई एडियाबेटिक यानी शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर के कारण तापमान में कमी आती है। वहीं पर इन दोनों को समझने के बाद अंततः आपको यह समझने का प्रयास करना है कि वातावरण में तापमान में जो कमी आती है वो कितने प्रकार से आ सकती है और इन्वायरमेंट लैप्स रेट यानी पर्यावरणीय ताप ह्रास दर का मौसम में होने वाले परिवर्तन से क्या संबंध है। यानी कंक्लूजन के रूप में आप यहाँ पर वायुमंडलीय स्थिरता और अस्थिरता से संबंधित मौसम में होने वाले परिवर्तन को यहाँ मेंशन करेंगे और जहाँ ये टॉपिक एंड होगा वहाँ से आपको यह देखना है कि वायुमंडल में अस्थिरता या स्थिरता की स्थिति में वायुमंडलीय दाब का यानी वायुमंडलीय दाब के साथ वायुमंडल में होने वाली परिसंचरण की क्या भूमिका है। तो चलिए वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं कि थर्मल लैप्स रेट है तो क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर नॉर्मल लैप्स रेट की बात करें तो सबसे पहला कंडीशन है कि शांत वायुमंडल में यानी वायुमंडल में ना वायु का आरोहण होना चाहिए या अवरोहण होना चाहिए। जब वायु का आरोहण या अवरोहण नहीं होता है तो इस प्रकार की वायुमंडलीय दशा को ही शांत वायुमंडल कहते हैं। और शांत वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में आने वाली कमी का संबंध सामान्य ताप ह्रास दर से है। अब प्रश्न उठता है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ आखिरकार तापमान में कमी क्यों आती है। तो जैसा कि तापमान के वितरण को निर्धारित करने वाले कारकों का अध्ययन करते समय आपने यह देखा था कि सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होने के कारण
वायुमंडल विरल होता जाता है, जिससे वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा सौर विकिरण के साथ साथ सतह से निकलने वाली ऊष्मा के अवशोषण का दर भी कम होता जाता है। इसलिए ही जहाँ वायुमंडल विरल होता है वहाँ वायु का तापमान भी कम हो जाता है। अब अगर इसी पॉइंट को आप स्पष्ट करना चाहें तो ऊष्मा बजट की संकल्पना और तापमान से संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जो तापमान में कमी आती है उसका पहला कारण है कि सतह वायुमंडल के लिए ऊष्मा का एक मुख्य और प्रत्यक्ष स्रोत है। ये ध्यान रखना है। आप कहेंगे कैसे मुख्य या और प्रत्यक्ष स्रोत है? तो जैसा कि ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित अध्ययन करते समय आपने यह देखा था कि वायुमंडल को ऊष्मा की प्राप्ति सतह से निष्कासित ऊष्मा के द्वारा भी होती है और सौर विकिरण के अवशोषण के कारण भी होती है। यदि वायुमंडल के द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण 18 इकाई होता है तो सतह से निष्कासित ऊष्मा में से 42 इकाई का अवशोषण वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा होता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि वायुमंडल सौर विकिरण के अवशोषण के साथ साथ सतह से जो ऊष्मा का निष्कासन होता है उसके अवशोषण के कारण भी गर्म होती है। चूँकि सतह से ऊष्मा का निष्कासन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वायुमंडल के लिए ऊष्मा का जो मुख्य स्रोत है और जो डायरेक्ट सोर्स है, प्रत्यक्ष स्रोत है, वह सतह है। इसलिए अगर सतह से दूरी बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं ऊष्मा के प्रत्यक्ष और मुख्य स्रोत से दूरी बढ़ने के कारण तापमान में कमी आएगी। अब यहाँ समझना है कि एक तरफ सतह से दूरी बढ़ रही है और दूसरी तरफ वायुमंडल विरल भी हो रहा है, तो कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आने का एक कारण सतह से दूरी में होने वाली वृद्धि, यानी सतह से जो दूरी बढ़ रही है, और दूसरा कारण है वायुमंडल में गैसों की सघनता में आने वाली कमी। अब वायुमंडल में गैसों की सघनता में आने वाली कमी, तो एक लाइन में लिखना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी का मुख्य कारण सतह अर्थात ऊष्मा के प्रत्यक्ष और मुख्य स्रोत से दूरी में होने वाली वृद्धि है, और वहीं दूसरी तरफ वायुमंडल में गैसों की सघनता के कम होने के कारण सौर विकिरण का अवशोषण और सतह से निष्कासित ऊष्मा के अवशोषण का दर भी कम हो जाता है, जिससे कि तापमान में कमी आती है। जब तापमान में एक निश्चित दर से कमी आती है और वायुमंडल शांत होता है तो इस प्रकार के तापमान में आने वाली कमी के दर को ही सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि शांत वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में एक निश्चित दर से आने वाली कमी को ही सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। और ये सामान्य ताप ह्रास दर जो होता है, नॉर्मल लैप्स रेट, वह लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के बराबर होता है। यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई में वृद्धि के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में कमी आती है। अब सोचिए कि अगर हम किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ ऊंचाई में होने वाले परिवर्तन को महसूस करते हैं, और इस आधार पर अगर हम यह देखते हैं कि 1 किलोमीटर के बाद यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई में जाने पर वहाँ का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस के दर से कम हो गया है, तो कहेंगे इसका मतलब यहाँ का वायुमंडल शांत है। तो कहाँ वायुमंडल शांत है या नहीं है, इसे निर्धारित करने का एक आधार मिल गया कि हम ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन के आधार पर शांत वायुमंडलीय दशा का निर्धारण कर सकते हैं। तो चलिए, अगर इस कॉन्सेप्ट को आधार बनाते हुए हम एक शांत वायुमंडल का अध्ययन करें तो देखिए, यदि सतह से ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल
क्योंकि वायुमंडल के नीचे की परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। और ट्रोपोपॉज जिसे क्षोभ सीमा भी कहते हैं, ये ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। समताप मंडल के बाद स्ट्रेटोपॉज है, जो स्ट्रेटोपॉज जो है वो समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करता है। मध्य मंडल के बाद मेजोस्फीयर के बाद मेजोपॉज है, जो कि मेजोस्फीयर यानी मध्य मंडल को थर्मोस्फीयर तापीय मंडल से अलग करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप एक्स एक्सिस पर यानी कुछ इस प्रकार से आप ग्राफ बनाकर भी दिखा सकते हैं कि यदि एक्स एक्सिस पर आप तापमान को प्रदर्शित करते हैं और वाई एक्सिस पे ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई में अगर वृद्धि होती है और ऊंचाई में वृद्धि के साथ यदि तापमान में कमी आती है, जैसा कि आप क्षोभ मंडल में देख रहे हैं, तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी को ही सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। और जैसे ही आप क्षोभ मंडल से समताप मंडल में जाते हैं तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ यहाँ तापमान में वृद्धि हो रही है, तो कहेंगे जब ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि होने लगती है तो ऐसी स्थिति को तापीय विलोमता कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि तापीय विसंगति का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जहाँ वास्तविक तापमान और अक्षांशीय तापमान में अंतर देखने को मिलता है। यानी विसंगति का मतलब है जैसा होना चाहिए वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और विलोमता, व्युत्क्रमण या इनवर्जन का यहाँ मतलब है कि जैसा होना चाहिए उसका ठीक रिवर्स हो रहा है, विपरीत हो रहा है। और इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ समताप मंडल में जो तापमान में कमी की बजाय वृद्धि हो रही है उसे तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर से अगर आप समताप मंडल के बाद यदि आप मध्य मंडल में आते हैं और ये देख रहे हैं कि मध्य मंडल में फिर से तापमान में क्या हो रही है, कमी आ रही है। और मध्य मंडल के बाद अगर आप तापीय मंडल में जा रहे हैं फिर से तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अब ध्यान दीजिए, सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ यानी वायुमंडल के विभिन्न परतों से होते हुए तापीय मंडल तक जाने पर पहले तापमान में कमी, फिर वृद्धि, फिर कमी, फिर वृद्धि होती है। इस प्रकार का परिवर्तन जो हमें देखने को मिल रहा है, इन सबके अलग अलग कारण हैं। लेकिन यहाँ आपको यह समझना आवश्यक है कि हमें मौसम या जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते समय मौसम में होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास करना है। और मौसम में होने वाले परिवर्तन का संबंध क्षोभ मंडल से है। इसलिए जब कभी भी हम मौसम या जलवायु विज्ञान के टॉपिक का अध्ययन करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र विशेष में मौसम में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, तो उस समय अगर हम वायुमंडल वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्षोभ मंडल से, क्योंकि मौसम में होने वाले परिवर्तन का संबंध वायुमंडल के जिस परत से है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। तो हमें यह विचार करना है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कैसे कमी आती है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन करे कि ताप ह्रास दर से आप क्या समझते हैं, तो आप ऐसे में क्या कहेंगे कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में एक निश्चित दर से आने वाली कमी को ही ताप ह्रास दर कहते हैं। और क्षोभ मंडल में शांत वायुमंडलीय दशा होने पर ऊंचाई में एक निश्चित दर से, ऊंचाई में वृद्धि के साथ एक निश्चित दर से तापमान में कमी आती है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, जो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के बराबर होता है। अगर यहाँ कारण स्पष्ट करना होगा तो जैसा कि अभी हमने पहले स्पष्ट किया कि अगर आपको यह स्पष्ट करना हो कि आखिरकार ऊंचाई बढ़ने के साथ एक निश्चित दर से तापमान में कमी क्यों आती है, तो कहेंगे सतह से दूरी तो बढ़ते ही जा रही है, ऊष्मा के स्रोत से दूरी बढ़ रही है और साथ साथ में वायुमंडल भी विरल हो रहा है। दोनों के कारण को स्पष्ट करते हुए आप इस पॉइंट को इलैबोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सामान्य ताप ह्रास दर के बाद आखिरकार एडियाबैटिक लैप्स रेट किसे कहते हैं, इसका क्षोभ मंडल के तापमान में होने वाले परिवर्तन से क्या संबंध है। तो इसे
लोग हिंदी में रुद्धोष्म, ताप, हास दर भी कहते हैं। अब यहाँ समझना है कि जैसा कि आपने लास्ट क्लास में डायबिटिक और एडियाबेटिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के क्रम में यह समझा कि जब कभी भी वायु के आरोहण या अवरोहण के कारण तापमान में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन का संबंध एडियाबेटिक प्रक्रिया से होता है। और यहाँ पर एडियाबेटिक के साथ साथ क्या है, लैप्स रेट है। यानी हमें क्या करना है, यह देखना है कि तापमान में कमी, एडियाबेटिक प्रक्रिया के द्वारा तापमान में कमी कैसे होती है। तो सोचिए कि यदि वायु के आरोहण के समय, वायु के आरोहण के समय वायु का प्रसरण होने के कारण, वायु का प्रसरण होने के कारण एडियाबेटिक प्रक्रिया के द्वारा, एडियाबेटिक प्रक्रिया के द्वारा तापमान में आने वाली कमी को, आने वाली कमी को एडियाबेटिक, यानी अगर आपसे कहा जाए तो एडियाबेटिक लैप्स रेट या रुद्धोष्म ताप हास दर कहते हैं। एडियाबेटिक लैप्स रेट या रुद्धोष्म ताप हास दर कहते हैं। तो देखिए, एक लाइन में आपने अपनी बातों को कह दिया। अब यहाँ समझिएगा, यदि इस लाइन को आपको स्पष्ट करने के लिए कहा जाए तो किस पॉइंट को यहाँ क्लियर करेंगे, इस पॉइंट को क्लियर करेंगे कि वायु के आरोहण के समय वायु का प्रसरण क्यों होता है। तो ये पहले डिस्कस किया गया है कि वायु के आरोहण के समय जब वायु सघन से विरल वायुमंडल की ओर जाती है तो वायु का प्रसरण होता है। और एडियाबेटिक प्रक्रिया को स्पष्ट करना होगा तो आप क्या कहेंगे कि एडियाबेटिक प्रक्रिया का संबंध प्रसरण और संकुचन के कारण तापमान में होने वाले परिवर्तन से है। तो ये दो पॉइंट को, यानी दो वर्ड को आप चाहें तो स्पष्ट करके अपने इस स्टेटमेंट को इलैबोरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थर्मल लैप्स रेट पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाए तो एक लाइन को लिखते हुए, इस एक पॉइंट को लिखकर आपको फिर आगे यह समझाना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा जो तापमान में कमी आती है, आखिर वो किस प्रकार से तापमान में परिवर्तन या कमी आती है, यानी सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट या ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या है। तो ध्यान दीजिए, शब्दों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के शाब्दिक अर्थ को समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार तापमान में कमी आती है। DALR, जिसे शुष्क रुद्धोष्म, शुष्क रुद्धोष्म ताप हास दर भी कहते हैं। तो अब यह समझिए, शुष्क वायु के आरोहण के कारण, यानी कैसी वायु होनी चाहिए, ड्राई एयर। अब आप प्रश्न करेंगे कि शुष्क वायु का मतलब क्या है, किसे शुष्क वायु कहेंगे। तो शुष्क वायु का तात्पर्य ऐसी वायु से है जिसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% से कम हो, यानी जब तक वायु संतृप्त नहीं होती है तब तक उसे शुष्क वायु कहते हैं। तो जब कभी भी शुष्क वायु के आरोहण के कारण, शुष्क वायु के आरोहण के कारण तापमान में कमी आती है तो इस प्रकार के तापमान में आने वाली कमी को ही शुष्क रुद्धोष्म ताप हास दर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि DLR यानी शुष्क रुद्धोष्म ताप हास दर लगभग 9.8 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के बराबर होता है। इसे लिखने के क्रम में आप लिख सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ समझिएगा कि दो बातें स्पष्ट हो जा रही है कि शांत वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में जो निश्चित दर से कमी आती है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस
प्रति किलोमीटर के दर से कमी आती है और उसे हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। लेकिन वहीं जब वायु के आरोहण के कारण प्रसरण की प्रक्रिया के द्वारा तापमान में कमी आती है तो उसे हम एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत जब शुष्क वायु के आरोहण के समय वायु का प्रसरण होने पर तापमान में कमी आती है तो उसे हम शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहते हैं, जो कि सामान्य ताप ह्रास दर से यानी नॉर्मल लैप्स रेट से क्या है, अधिक होता है। क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट कितना है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से। अब यहाँ समझिएगा कि यदि आपसे कहा जाए कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के साथ साथ अब ये सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, जिसे हिंदी में संतृप्त रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, संतृप्त रुद्धोष्म ताप ह्रास दर यानी सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट की जहाँ तक बात है, तो जब वायु संतृप्त हो जाती है, तो कब वायु संतृप्त होगी, तो जब सापेक्ष आर्द्रता 100% होने पर यानी 100% होने पर वायु संतृप्त हो जाती है, तब संघनन के कारण कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। अब ध्यान दीजिए कि वायु के संतृप्त होने के बाद अगर संघनन की प्रक्रिया होती है तो आपको पहले से यह स्पष्ट हो चुका है कि संघनन के समय केवल जल वाष्प का जल के बूंदों या हीम के कणों में ही परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इस प्रक्रिया के समय जो जल वाष्प में निहित गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट होता है वो सेंसिबल हीट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वायु के तापमान में वृद्धि होती है। तो कह सकते हैं ना कि संघनन के समय गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होने के कारण वायु के तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ ध्यान रखना है, किसके तापमान में वृद्धि होती है, वायु के तापमान में वृद्धि होती है। अब ये सोचिए, सैचुरेटेड से तो यह स्पष्ट हो गया कि वायु के संतृप्त होने पर संघनन के समय जब गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होता है तब वायु के तापमान में वृद्धि होती है। साथ में यहाँ वर्ड क्या लगा हुआ है, एडियाबैटिक लैप्स रेट। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कंडेंसेशन के समय जहाँ एक तरफ वायु के तापमान में वृद्धि होती है, वहीं इसी समय क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इसी समय वायु के आरोहण के कारण प्रसरण की प्रक्रिया से या प्रसरण के द्वारा तापमान में कमी आती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 लाइन यहाँ स्पष्ट करना है। सबसे पहले कि सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब क्या है, और उसके बाद आगे आपको ये स्पष्ट कर देना है कि जब वायु संतृप्त हो जाती है तो तापमान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वायु के संतृप्त हो जाने के बाद संघनन की प्रक्रिया के समय जब गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होता है तब वायु के तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन वहीं यदि संतृप्त वायु का आरोहण होता है तो आरोहण के कारण प्रसरण के द्वारा वायु के तापमान में भी कमी आती है। इस प्रकार एक ही समय 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है, जहां एक तरफ तापमान में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी तरफ तापमान में कमी आती है। चूँकि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट या एडियाबैटिक लैप्स रेट 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के बराबर होता है, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई में जाने पर 10 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में कमी आती है।
वहीं कंडेंसेशन के समय जो ऊष्मा का निष्कासन होता है उसका एक निश्चित दर नहीं होता है, क्योंकि यह निर्धारित कर पाना मुश्किल है कि किस दर से कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन यानी संघनन के समय ऊष्मा का कितनी मात्रा में निष्कासन होगा। इसलिए जब संघनन के समय ऊष्मा का निष्कासन होता है तो वह उसका दर निश्चित नहीं होने के कारण यह निर्धारित कर पाना मुश्किल होता है कि सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट यानी कितना होगा। तो अब प्रश्न क्या होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर अगर आइएगा तो आप कह सकते हैं ना कि संतृप्त रुद्धोष्म ताप ह्रास दर परिवर्तनशील होता है। क्यों होता है? तो कहेंगे संतृप्त रुद्धोष्म ताप ह्रास दर इसलिए परिवर्तनशील होता है क्योंकि संघनन के समय ऊष्मा के निष्कासन का दर निश्चित नहीं होता है। ये पहला कंक्लूजन हुआ। अब ध्यान दीजिए, दूसरा कंक्लूजन क्या है कि SALR सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट यानी संतृप्त रुद्धोष्म ताप ह्रास दर DALR से शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से कम होता है। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो अब प्रश्न उठता है कि सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से कम क्यों होता है? तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि इस समय संघनन के समय यानी संघनन के कारण तापमान में वृद्धि भी होती है। यानी आंसर क्या निकला कि जब सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट यानी संतृप्त रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से तापमान में कमी आती है, यानी वायु के तापमान में कमी आती है, तो उस समय केवल वायु के आरोहण के कारण ही तापमान में कमी नहीं आती है, बल्कि संघनन के कारण ऊष्मा का निष्कासन होने से तापमान में वृद्धि होती है। इसे इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कंडेंसेशन के समय जो ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, अगर वो निष्कासन सपोज कीजिए 4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से हो रहा है और वायु के आरोहण के कारण यहाँ ये क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ वायु के आरोहण के कारण 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से तापमान में कमी आ रही है। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में कमी आ रही है। तो एक तरफ 10 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान कम हो रहा है और दूसरी तरफ अगर 4 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में वृद्धि हो रही है, तो दोनों को अगर हम एक साथ लेकर चले तो कह सकते हैं ना कि तापमान में सही मायने में कमी कितनी आ रही है, तो 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से तापमान में कमी आ रही है। अगर वही संघनन के समय ऊष्मा के निष्कासन का दर 4 डिग्री सेल्सियस की बजाय 2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कम होता हो, तो तापमान में कमी 8 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के बराबर से होगी। अगर यही संघनन के समय ऊष्मा का निष्कासन 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से हो रहा है, तो कहेंगे जो सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से होगा। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि शांत वायुमंडल में जहां ऊंचाई में वृद्धि के साथ एक निश्चित दर से तापमान में कमी आती है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, और ये 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के बराबर होता है, वहीं शुष्क वायु के आरोहण के समय प्रसरण के कारण एडियाबैटिक प्रक्रिया के द्वारा जो तापमान में कमी आती है उसे शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहते हैं, जो 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के बराबर होता है। और जब वायु के संतृप्त होने के साथ वायु का आरोहण होता है तो एक समय यानी जहां एक तरफ वायु के आरोहण के कारण 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से तापमान में कमी आती है, उसी समय
कंडेंसेशन के कारण जो ऊष्मा का निष्कासन होता है उससे संतृप्त रुद्धोष्म ताप हास दर जो होता है वो DLR से कम हो जाता है। चूँकि संघनन के समय ऊष्मा के निष्कासन का दर निश्चित नहीं होता है, इसलिए SLR जो होता है वह परिवर्तनशील होता है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, 1 बाय 1 आपने पॉइंट को क्लियर किया। यानी सबसे पहले अगर थर्मल लैप्स रेट पर क्वेश्चन किया जाता है तो पहले क्या करेंगे, थर्मल लैप्स रेट की मीनिंग को स्पष्ट कर देंगे, उसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे उस मीनिंग को स्पष्ट करते समय, और यह समझा देंगे, यह दिखा देंगे कि किस प्रकार ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है, फिर वृद्धि होती है। चाहें तो आप पूरे एटमॉस्फेयर का ग्राफ बना दीजिए और उसके बाद ये भी स्पष्ट कीजिए कि हमें क्षोभ मंडल में तापमान में होने वाले परिवर्तन को समझना है, और उसके बाद पहले नॉर्मल लैप्स रेट को डिफाइन कर दीजिए, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा जो तापमान में कमी आती है यानी एडियाबैटिक लैप्स रेट को डिफाइन कर दीजिए, फिर ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट को डिफाइन कीजिए, फिर सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट को डिफाइन कीजिए। जब इन सबको डिफाइन करेंगे अलग अलग पॉइंट के फॉर्म में तो यह पाएंगे कि अंततः कि वातावरण का मतलब कि जब हम किसी भी इन्वायरमेंट, किसी भी क्षेत्र विशेष में या कहीं पर भी रहते हैं तो हो सकता है कि कभी वहाँ वायुमंडल शांत हो सकता है कभी वहाँ वायु का आरोहण हो रहा हो सकता है कि शुष्क वायु का आरोहण हो रहा हो सकता है वायु का संतृप्त होने के बाद आरोहण हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है वायु का अवरोहण हो रहा हो। तो किसी भी वातावरण में अगर ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि वहाँ तापमान में कमी किस दर से हो रही है। तो इसके लिए इन्वायरमेंट लैप्स रेट का देखिए अब अध्ययन कैसे करना है, इसको कैसे समझना है। इन्वायरमेंट लैप्स रेट का अध्ययन करने के पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए कि यदि वायु का आरोहण हो रहा है और वायु सघन से विरल वायुमंडल की ओर जा रही है और वायु का क्या होता जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो देखिए पहले तापमान कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद तापमान कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या कहेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस के दर से यहाँ तापमान में कमी आएगी। 1 किलोमीटर के बाद देख रहे 0 मीटर से 1000 मीटर पे पहुँचे तो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, फिर 20 डिग्री सेल्सियस से फिर 2000 मीटर पे पहुँच रहे हैं, फिर वायु के प्रसरण के कारण तापमान 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से कम हो गया। यानी फिर से यहाँ पर क्या कहेंगे कि तापमान में कमी आ रही है। चूँकि तापमान में जो कमी आ रही है वो 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से आ रही है, इसलिए कौन सा रेट है, DLR है। अब ध्यान दीजिए वहीं दूसरी तरफ अगर प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं और उसके बाद तापमान में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो जब वायु विरल वायुमंडल से सघन वायुमंडल की ओर आएगी तो वायु का क्या होगा, संकुचन होगा, कंप्रेस होगी। जब संकुचन होगा तो अणुओं के बीच की दूरी जब कम होगी तो उनके आपस में टकराने से तापमान में वृद्धि होगी। और यहाँ जो तापमान में वृद्धि हो रही है देखिए यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि हो रही है, फिर यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि हो रही है। तो यहाँ क्या स्पष्ट हो रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से अगर कमी आती है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के कारण ही तापमान में वृद्धि हो सकती है और ये भी 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर के बराबर होगी। बस अंतर क्या है कि जब वायु का आरोहण होगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा तापमान में कमी आएगी और जब वायु का अवरोहण होगा तो तापमान में वृद्धि होगी। अब सोचिए, अब इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर यदि हम इन्वायरमेंट लैप्स रेट के बारे में समझते हैं और इन्वायरमेंट लैप्स रेट को समझने के पहले इस लेवल को सैचुरेटेड, दोनों इस ग्राफ से भी आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए पहले जब तक वायु संतृप्त नहीं हो रही है तब तक शुष्क वायु का आरोहण हो रहा है। जब शुष्क वायु का आरोहण होगा तो तापमान में कमी किस रेट से होगी, DLR के रेट से। और जैसे ही वायु संतृप्त हो जाती है और संतृप्त होने के कारण अगर यहाँ कंडेंसेशन होने लगता है और कंडेंसेशन के बाद अगर तापमान में वृद्धि होती है तो किस रेट से होगी, SLR से, सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट से, जिसे वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए अगर इस ग्राफ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी का दर अधिक है।
ध्यान, ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है किसकी तुलना में, यहाँ के बाद तापमान में कमी का दर क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए अभी जैसा हमने एक्सप्लेन किया कि सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट वह DLR से, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि कंडेंसेशन के समय तापमान में वृद्धि भी होती है और वहीं वायु के आरोहण के समय तापमान में कमी भी आती है। अब ध्यान दीजिए, आंसर को आप सोचिए कितना बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले अगर लैप्स रेट पर क्वेश्चन आया तो पहले आप उसे परिभाषित कीजिए और फिर उसके बाद ऐसे ग्राफ बनाइए। पहले नॉर्मल लैप्स रेट को स्पष्ट कर दीजिए कारण के साथ, ऐसे ग्राफ बनाकर, फिर उसके बाद एडियाबेटिक लैप्स रेट में DLR को एक्सप्लेन कर दीजिए और फिर उसके बाद SLR को एक्सप्लेन कर दीजिए। DLR SLR के लिए, अब ये DLR के लिए इसके पहले हमने डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम से एक्सप्लेन कर दीजिए और दोनों का कंपैरिजन करना है तो इस ग्राफ से दिखा दीजिए। तो सोचिए आपके आंसर में जितना ये सब ग्राफ होगा, डायग्राम होगा, जो आपका आंसर पढ़ेगा उसे जो है आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि वो सबसे पहले ग्राफ और डायग्राम के द्वारा यह देखेगा कि आपने टॉपिक को किस प्रकार समझाया है। अगर आपने अपने ग्राफ और डायग्राम से उसको कन्विंस कर दिया, समझा दिया, तो पहले से ही ओपिनियन बना लेगा कि हमें इस व्यक्ति को नंबर देना है, क्योंकि UPSC में उन लोगों को अधिक नंबर मिलते हैं जो अपने आंसर के माध्यम से यह मैसेज देते हैं कि हमें टॉपिक को लेकर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यानी इस टॉपिक पर हमारी बेहतर समझ है। उसके बाद वो देखते हैं कि जो आप समझे हैं उसे आपने किस प्रकार से व्यवस्थित करके समझाने का प्रयास किया, यानी लिखा कैसे। यहाँ इसलिए इस विषय में लैंग्वेज की कम भूमिका, आपके एक्सप्रेशन की भूमिका अधिक होती है। आप कैसे उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसे कैसे आप समझा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं। इन्वायरमेंट लैप्स रेट यानी पर्यावरणीय ताप ह्रास दर का मतलब क्या है? इसके शाब्दिक अर्थ को अगर आप स्पष्ट करते हैं तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी वातावरण में या पर्यावरण में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी को ही पर्यावरणीय ताप ह्रास दर कहते हैं। यानी दोनों का, यानी किसी भी वातावरण में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी। बोलेंगे कैसे? तो यहाँ भी चाहें तो आप ऐसे डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। तो देखिए, यदि मान लीजिए कि ये सतह पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई में जाने पर आप पहले यहाँ का तापमान मेजर करते हैं, उसके बाद सतह से 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं और यह देखते हैं कि तापमान जो है यहाँ पर 23.5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो तुरंत कहेंगे कि इसका मतलब कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई में तक यहाँ तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से कमी आई है। इसलिए कैसा वायुमंडल है? शांत वायुमंडल है। और यहाँ कौन सा रेट से कमी आ रही है? नॉर्मल लैप्स रेट से तापमान में कमी आ रही है। अब ध्यान दीजिए, अब इस 1 किलोमीटर के बाद फिर से आप 2 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी समुद्र की सतह से आप 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अगर आप यह पाते हैं कि तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वायु के आरोहण के कारण, वायु का प्रसरण होने से तापमान में कमी आई है। यानी यहाँ जो तापमान में कमी आई है उसका संबंध DLR से, जो कि -10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ समझिए कि 2 किलोमीटर के बाद फर्दर आप समुद्र की सतह से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुँच गए। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप ये देखते हैं कि यहाँ तापमान में जो कमी आ रही है वह तापमान हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कितना तापमान कम हुआ? तापमान यहाँ कम हुआ -3.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान में कमी आई, जो DLR से भी कम है, NLR से भी कम है। अब समझिएगा, अगर इस 2 किलोमीटर की ऊंचाई के पर्वतीय क्षेत्र में आप जाते हैं और ये देख रहे हैं कि जो तापमान में कमी आ रही है
वो बहुत ही कम है। तो इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? कहेंगे कि वायु के आरोहण के कारण तो 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से तापमान में कमी आएगी, यानी DLR तो -10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है। और अगर कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन के समय यदि 6.5 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में वृद्धि होती है, तभी जाकर जो नेट टेम्परेचर होगा वो -3.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से होगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं कि अगर कहा गया कि 3.5 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में कमी आ रही है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से इसको अगर माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू क्या निकलेगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो कहेंगे इसका मतलब यहाँ कंडेंसेशन के समय जो गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन हुआ, उससे वायु के तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस के दर से वृद्धि हुई है, इसलिए यहाँ SALR 3.5 डिग्री सेल्सियस है। अगर यहीं SALR 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से तापमान में कमी होती, यानी SALR 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता, तो कहते तापमान में वृद्धि कंडेंसेशन के कारण 5 डिग्री सेल्सियस हुआ है। तो आप सोचिए, आपने क्या किया कि समुद्र की सतह से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक के पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र के तापमान में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद यह देखा कि जहाँ शांत वायुमंडल है वहाँ नॉर्मल लैप्स रेट से तापमान में कमी आ रही है, जहाँ शुष्क वायु का आरोहण हो रहा है वहाँ ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से तापमान में कमी आ रही है, जहाँ वायु के संतृप्त हो जाने के बाद आरोहण हो रहा है वहाँ SALR के दर से तापमान में कमी आ रही है, वहाँ सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट से तापमान में कमी आ रही है। तो फाइनली सतह के पास वायु का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब सोचिए, यहाँ जिस वायु का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर वही वायु ऐसे नीचे उतर रही हो, तो जब वो नीचे उतरेगी यानी उसका अवरोहण होगा, तो अवरोहण होने के समय वायु का जब अवरोहण होगा तो अवरोहण के कारण वायु का संकुचन होगा, और वायु का संकुचन होने के कारण तापमान में वृद्धि होगी। कौन से प्रोसेस से? एडियाबैटिक प्रोसेस से। तो आप सोचिए, अगर संकुचन के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, तो 3 किलोमीटर से अगर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से वायु सतह तक आती है, तो प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ आने तक 3 किलोमीटर तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो इस सतह पर इस वायु का तापमान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ेगा। तो सोचिए, यह जो डायग्राम है, इस डायग्राम के द्वारा आप क्या स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भी पर्यावरण या वातावरण में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी का दर निश्चित नहीं होता है। यहाँ तक कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आने की बजाय वृद्धि होने लगती है, अर्थात तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी को कंक्लूड करना है इन्वायरमेंट लैप्स रेट को। तो कहेंगे कंक्लूड कैसे करेंगे इन्वायरमेंट लैप्स रेट के बारे में? तो देखिए, यदि शांत वायुमंडल होगा, अर्थात ना ही वायु का आरोहण हो रहा है या ना ही अवरोहण हो रहा है, तो शांत वायुमंडल में जो इन्वायरमेंट लैप्स रेट होगा वो नॉर्मल लैप्स रेट के बराबर होगा। यानी वातावरण की किसी भी वातावरण के तापमान में जो कमी आएगी वो -6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से आएगी। वही ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहा गया कि अगर वायुमंडल में अस्थायित्व होगा, इनस्टेबिलिटी होगा, अस्थिरता की स्थिति होगी, तो कब होगा?
तो कहेंगे जब वायु का आरोहण होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वायु का आरोहण होता है तो उस समय वायु के प्रसरण के कारण ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के दर से तापमान में कमी आती है। यानी शुष्क वायु के आरोहण के समय 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से तापमान में कमी आती है। तो कहेंगे जब ELR NLR से अधिक होता है, नॉर्मल लैप्स रेट से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल में अस्थायित्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी ELR किससे अधिक हो गया? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से अधिक होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में निरपेक्ष एब्सोल्यूट अस्थायित्व या अस्थिरता का संबंध एक ऐसी स्थिति से है जब ELR या तो DLR के ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से के बराबर होता है या उससे अधिक हो जाता है। यानी 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से भी अधिक अगर तापमान में कमी आएगी। अब ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो सोचिए, यदि वायु का आरोहण होगा और वायु विरल सघन से विरल वायुमंडल की ओर जाएगी, वायु के प्रसरण के कारण अगर तापमान में तेजी से कमी आएगी तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होने पर वायु के संतृप्त होने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। तो जब कभी भी ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी का दर बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में वायु के सापेक्ष आर्द्रता में होने वाली वृद्धि के कारण वायु के संतृप्त होने की संभावनाएं जब अधिक हो जाती है तो वायु के संतृप्त होने पर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने पर बादलों का निर्माण होगा, बादलों के बनने पर वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो एक आम आदमी से अगर आप पूछेंगे कि भाई वायुमंडल में अस्थिरता से आप क्या समझते हैं, तो कहेगा जब बादल छा जाते हैं, विद्युत गर्जन होने लगता है, बारिश होने लगती है, तो वही वायुमंडल में अस्थिरता है। क्योंकि वो तभी इस वायुमंडल को ऑब्जर्व कर पाता है, ज़्यादा प्रभावित होता है जब वहाँ बादलों के बनने पर वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एक बात क्या स्पष्ट हुआ कि शांत वायुमंडल और वायुमंडल में अस्थिरता के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि किस दर से तापमान में कमी आ रही है। अगर तापमान में कमी नॉर्मल लैप्स रेट से अधिक है तो यह इंडिकेट कर रहा है कि इसका मतलब वहाँ वायुमंडल में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। कभी भी वहाँ कंडेंसेशन हो सकता है, बारिश हो सकती है या कोहरा बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपसे कहा जाए कि यदि ELR इन्वायरमेंट लैप्स रेट NLR से कम हो जाए, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से जो तापमान में कमी आ रही है उससे भी कम दर से तापमान में कमी आए, तो इसे कहते हैं वायुमंडल में अस्थायित्व। तो वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक अस्थायित्व का संबंध एक ऐसी स्थिति से है जब ELR इन्वायरमेंट लैप्स रेट NLR से कम हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, ELR बेसिकली क्या है कि आप किसी भी स्थान विशेष या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ आप यह देखते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आ रही है, तो कहेंगे ये इन्वायरमेंट लैप्स रेट है। और सही मायने में तापमान में कमी या तो नॉर्मल लैप्स रेट से आएगी या ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से आएगी या सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट से आएगी। उसमें भी फिक्स कौन सा है? नॉर्मल लैप्स रेट और DLR ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। SLR परिवर्तनशील होता है। अब सोचिए कि सामान्यतः जिस दर से तापमान में कमी आती है उससे भी अगर कम दर से तापमान में कमी आ रही है, इसका मतलब हो ना हो वहाँ ऊपर से वायु का आरोहण हो रहा होगा, जिससे उस क्षेत्र के तापमान में वृद्धि हो रही होगी, जिससे कि वहाँ पर वायुमंडल में अस्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब यही समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि इन सब के अलावा यदि तापमान ऊंचाई में वृद्धि के साथ
यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी की जगह, तापमान में कमी की जगह होने वाली वृद्धि को, कमी की जगह होने वाली वृद्धि को तापीय विलोमता कहते हैं, थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। यानी जब तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है तो ELR की अगर हम बात करें, वो NLR से तो कम है ही, अब वहाँ तापमान बढ़ नहीं रहा है बल्कि तापमान कम नहीं हो रहा है बल्कि तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इस ELR का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो जाता है और कहेंगे कि ये तापीय विलोमता जो है, तापीय विलोमता ताप ह्रास दर में इन्वर्जन, व्युत्क्रमण का कारण बनता है, जो निरपेक्ष एब्सोल्यूट वायुमंडलीय अस्थायित्व की स्थिति पैदा करते हैं। आप कहेंगे कैसे भाई? ऊंचाई बढ़ने के साथ अगर तापमान में कमी की जगह, तापमान में कमी की जगह अगर वृद्धि होती है, यानी तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वायुमंडल में अस्थायित्व कैसे होगा? तो कहेंगे सीधी सी बात है कि यदि वायु का अवरोहण हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, तो सापेक्ष आर्द्रता में कमी आएगी। यानी तापमान के बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता में अगर कमी आएगी तो वायु संतृप्त नहीं हो पाएगी। जब वायु संतृप्त ही नहीं होगी तो कंडेंसेशन नहीं होगा, संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। जब संघनन की प्रक्रिया ही नहीं होगी तो बादलों का निर्माण कैसे होगा? वर्षा के लिए अनुकूल कैसे उत्पन्न होगी? अब वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? कोहरे के निर्माण के लिए अनुकूल स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? यानी ऐसी स्थिति में आसमान साफ रहेगा। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि थर्मल लैप्स रेट यानी ताप ह्रास दर की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि वातावरण में ऊंचाई में किसी भी वातावरण में ऊंचाई में वृद्धि के साथ जो तापमान में कमी आती है उसका एक निश्चित दर नहीं होता है। कहीं वो नॉर्मल लैप्स रेट की दर से कमी आती है, तो कहीं पर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की दर से कमी आती है, तो कहीं SLR की दर से कमी आती है, तो कहीं ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि तापीय विलोमता का कारण बनता है और उससे वायुमंडल में अस्थायित्व की दशा बन जाती है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अगर अब हमें आगे यह विचार करना है तो यह विचार करना है कि एक तरफ शांत वायुमंडल है, ये कि ये आइडियल कंडीशन है। तो शांत वायुमंडल का मतलब हो गया ELR NLR के बराबर है। अब अगर हम इधर जाते हैं तो अस्थिरता की तरफ जाते हैं, इनस्टेबिलिटी की तरफ, तो जैसे जैसे ELR बढ़ता जाएगा, यानी तापमान में कमी की दर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वायुमंडल में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती जाएगी। और वहीं अगर हम शांत वायुमंडल से स्थिरता की तरफ जाते हैं, यानी वायुमंडल में एक प्रकार की स्थिरता है या अस्थायित्व है, तो ऐसे में क्या होगा? तो पहले ELR कम होगा, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से जो तापमान में कमी आती है उससे भी कम दर से कमी आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि तापमान में कमी की जगह वृद्धि होने पर तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ये था कंक्लूजन। तो कुल मिलाकर आज के डिस्कशन के माध्यम से आपने यह समझा कि थर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और साथ में शांत वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में जो कमी आती है वह क्यों आती है और किस दर से आती है, यानी नॉर्मल लैप्स रेट किसे कहते हैं। उसके बाद आपने यह भी समझा कि वायु के प्रसरण के कारण
तापमान में कमी आती है या वायु के संकुचन के कारण जो तापमान में वृद्धि होती है, एडियाबेटिक प्रक्रिया के द्वारा भी तापमान में परिवर्तन होता है। चूँकि हमें यहाँ लैप्स रेट का अध्ययन करना था, इसलिए हमने एडियाबेटिक लैप्स रेट को समझने के क्रम में यह भी देखा कि जब शुष्क वायु का आरोहण होता है तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के दर से तापमान में कमी आती है, और वहीं जब वायु संतृप्त होती है तो SLR यानी सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट से तापमान में कमी आती है। और इस आधार पर हमने ये देखा कि किसी भी पर्यावरण या वातावरण में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में एक निश्चित दर से कमी या तापमान में एक निश्चित दर से परिवर्तन नहीं होता है, और इस प्रकार के तापमान में होने वाले परिवर्तन का संबंध ही यानी वायुमंडल के अस्थिरता या स्थिरता से। इसलिए ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन के आधार पर हम ये समझ सकते हैं, यह निर्धारित कर सकते हैं कि कहाँ का वायुमंडल शांत होगा, कहाँ वायुमंडल में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और कहाँ वायुमंडल में अस्थायित्व या स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये था टेम्परेचर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है तापीय विलोमता, इसे जब मौसम में होने वाले परिवर्तन वगैरह, वर्षा की प्रक्रिया सभी को समझ लेंगे, तब अंततः इस टॉपिक पर डिस्कशन होगा। तो इसलिए यहाँ पर तापीय विलोमता के बारे में हमें विचार नहीं करना है, बल्कि इसे आगे पहले और भी जो कॉन्सेप्ट है, यानी पहले हमें यह समझना होगा कि वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या है, साथ में हमें देखना होगा एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन कैसे होता है और वो मौसम में परिवर्तन का कारण क्या है। तब उसके बाद हम ऐसे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो फिर से मैं आपको ये कहूँगा कि हीट बजट से लेकर अब तक डिस्कस किए गए टॉपिक को रिवाइज करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। यानी यहाँ तक के टॉपिक को जब आप रिवाइज करेंगे तो जो पहले आपने पढ़ा है उसे जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो अब तक जो कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया है वो भी वहाँ आपको कहीं ना कहीं उस टॉपिक को न केवल समझने का एक नया आधार देगा, बल्कि आपको एक अलग डायमेंशन से भी टॉपिक को एनालाइज करने का तरीका समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।